नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की या मन में उठने वाली समस्याओं की। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो सेल्फ का स्ट्रक्चर है या वो जो स्ट्रक्चर जो अहम को क्रिएट कर रहा है, अहम खुद ही एक स्ट्रक्चर है कहा जाए तो, और वो अहम का स्ट्रक्चर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है। और हमने देखा कि ये अहम का स्ट्रक्चर है ही क्यों, इस पे हमने काफ़ी बात की। और हमने एंड किया था इस बात पर कि शायद हम सिक्योरिटी चाह रहे हैं, हम सुरक्षा चाह रहे हैं, और सुरक्षा ऐसी चीज़ों में चाह रहे हैं जो हमें पता है कि वो वास्तविकता में परमानेंट सिक्योरिटी, परमानेंट सुरक्षा नहीं दे सकते। तो अब इसी सीकिंग सिक्योरिटी या सुरक्षा का भाव चाहने के कॉन्टेक्स्ट में इस वीडियो में हम बात करते हैं हर्ट होने की, पीड़ा की। तो दोस्तों, पीड़ा को हम दो स्तर पर समझ सकते हैं। एक शारीरिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे शारीरिक पीड़ा नहीं हुई होगी जीवन के किसी क्रम में। और दूसरी तरह की पीड़ा जो मन की पीड़ा है, जो साइकोलॉजिकल पीड़ा है। तो अगर हम कहें मानसिक पीड़ा की बात, तो मानसिक नहीं, पहले हम शुरू करते हैं शारीरिक पीड़ा से, क्योंकि मानसिक पीड़ा या मन वाली पीड़ा ज़्यादा जटिल है। तो शारीरिक पीड़ा जब होती है तो हम गौर करेंगे कि जिस समय वो पीड़ा हो रही है उस समय होती है, लेकिन जब वो पीड़ा समाप्त हो गई तो उसके बाद उसकी कोई विशेष मेमोरी नहीं होती। हो सकता है कि मेरा कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, उस समय मुझे तकलीफ हुई हो, लेकिन जब मैं उस ऑपरेशन से निकल जाता हूं तो ऐसा नहीं कि उस ऑपरेशन की जो फिजिकल पीड़ा है वो मेरे ध्यान में रहती है, या मुझे चोट लग गया हो और मेरे शरीर में पीड़ा हुई हो। जिस क्षण चोट लगा उस क्षण मुझे बहुत शारीरिक पीड़ा हुई, फिर मैंने दवा लगाई और फिर वो शारीरिक पीड़ा ठीक हो गई, और वो शारीरिक पीड़ा स्मृति में, मेरी मेमोरी में कैरी नहीं हो रही। इसीलिए शायद वो पीड़ा अगर मुझे चोट लग गया, मेरा फ्रैक्चर हो गया, तो उस समय की जो पीड़ा है वो मुझे 2 साल बाद याद नहीं रहेगी। और ये सबके साथ है। लेकिन जब हम मानसिक पीड़ा की बात करते हैं तो वो बड़ा जटिल हो जाता है। किसी भी पीड़ा को हम मानसिक पीड़ा बना सकते हैं। अगर मुझे शारीरिक पीड़ा हो रही है और उस समय मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आए कि अब मेरा क्या होगा, कहीं मेरी और क्षति तो नहीं हो जाएगी, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, फिर मेरे करियर का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि शरीर में हो रहा है, ये मन में उठ रहे ख्याल हैं। और मन में ये उठ रहे ख्याल अगर शारीरिक पीड़ा के साथ मिक्स हो जाएंगे तो शारीरिक पीड़ा को बहुत बड़ा बना देंगे। लेकिन अगर शारीरिक पीड़ा को सिर्फ हम शरीर की पीड़ा तक छोड़ देंगे तो शायद वो अपनी अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम मानसिक पीड़ा की बात करें तो मानसिक पीड़ा साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि मानसिक पीड़ा स्मृति में दर्ज हो जाती है। और जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी जो हम एंजाइटी, जो डिसऑर्डर पाते हैं, और हमने ये बात कई बार कही है और ये बात समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं कि डिसऑर्डर में हम सब होते हैं, हम सब कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। बस वो किसी के लिए मैनेजेबल होता है, कोई उसके साथ जीवन यापन कर लेता है, किसी के लिए वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन पीड़ा एक कॉमन फैक्टर है। और जब हम पीड़ा की बात करते हैं, शारीरिक पीड़ा समझना बहुत ही आसान है, लेकिन ये मानसिक पीड़ा जो है ये रिमेम्बरेंस है। कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे मैं रिमेंबर कर लेता हूं, मैं उसका इमेज बना लेता हूं। मेरा किसी से झगड़ा हो गया तो मैं उस
अगर मेरा कोई शारीरिक झगड़ा नहीं हुआ है तो कोई शारीरिक पीड़ा नहीं हुई है, लेकिन जिससे मेरा झगड़ा हुआ उसके बारे में रिमेम्बरेंस और इमेज बन जाता है, और वो इमेज मुझे फोर्स करता है या मुझे ये समझाता है, कहीं से वो फीलिंग पैदा करता है कि मुझे इससे दूर रहना है। और अगर मुझे उसके साथ 24 घंटे रहना हुआ या हर दिन रहना हुआ तो फिर वो पीड़ा जनरेट करेगा, भले ही वो स्पष्ट रूप से शारीरिक पीड़ा ना हो। तो अगर हम इसे ऐसे समझना चाहें, किसी जानवर का उदाहरण लेके, तो जानवरों में हम देख सकते हैं कि उनमें वो इमेज को कैप्चर करके उसे रिमेंबर रखने की शायद क्षमता नहीं होती, क्योंकि हम देखेंगे, हम सामान्यतः आसपास कुत्ते ही देखते हैं, क्योंकि वही जानवर है जो हमें सबसे ज़्यादा दिखते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो एक कुछ कुत्तों का गुट दूसरे कुत्तों के गुट से लड़ता है, क्योंकि वो एक कुत्तों का गुट अपना टेरिटरी समझता है, उसमें कोई दूसरे आ गए तो वो उनसे झगड़ता है। और जब वो लोग झगड़ते हैं तो बहुत तेज झगड़ते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरे कुत्ते का गुट वो पीछे चला गया, वो वापस चला गया, तो हम देखेंगे कुत्ता तुरंत ही शांत हो जाता है। और उसके बाद अगले दिन अगर वो उसी कुत्ते को देखता है तो ऐसा नहीं कि स्वाभाविक रूप से वो रिएक्ट करने लगता है, शायद वो याद नहीं रखता उस समय जो झगड़ा हुआ, उसको वो आगे याद नहीं रखता, क्योंकि शायद ये कैपेबिलिटी ही नहीं है किसी जानवर के दिमाग में। लेकिन हम जानते हैं मानव का दिमाग बहुत जटिल है, तो वो याद रख लेता है, और जब याद रख लेता है तो उस रिमेम्बरेंस के जरिए वो पीड़ा को स्थायित्व देता है। तो अगर हम देखें तो ये जो इमेज मेकिंग का प्रोसेस है, और उस इमेज को याद रखना, स्मृति में दर्ज करना, उस इमेज का रिमेम्बरेंस, हर चीज का इमेज हम बनाते हैं। जो फिजिकल चीजें हैं उनका इमेज तो बनना ही है, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो ब्रेन में होती है, जिससे हम किसी चीज को पहचान सकते हैं। तो ये एबिलिटी मानव के मस्तिष्क में है कि वो चीजों को याद रख सकती है, और ये बेसिस रहा है मानव सभ्यता के विकास का, क्योंकि किसी मानव ने साइकिल बनाया और वो स्मृति कैरी ओवर हुई, तो साइकिल के बाद शायद नेक्स्ट लेवल का व्हीकल बना, नेक्स्ट लेवल का वाहन बना, शायद मोटर इंजन उसके बाद बने। तो हम देखें कि बाहर की चीज़ों में जो रिमेम्बरेंस है वो कितना काम आती है। लेकिन यही जब हम इनवर्ट कैरी करते हैं कि हम फीलिंग्स को रिमेंबर रखते हैं, भावनाओं को रिमेंबर रखते हैं, हर अनुभव को हम रिमेंबर रखना चाहते हैं, तो जो दुखद अनुभव हैं उनको रिमेंबर क्यों न रखें, ये बहुत स्पष्ट है। और हम देखें कि ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अगर मैं ये सोच पा रहा हूं, मैं ये क्वेश्चन कर पा रहा हूं कि मैं रिमेंबर क्यों करता हूं, तो निश्चित रूप से मेरे पास वो चॉइस है कि मैं किस चीज का रिमेम्बरेंस रखूं, किस चीज का रिमेम्बरेंस ना रखूं, किस चीज को मैं अपनी स्मृति में रखूं, किस चीज को स्मृति में ना रखूं। जो मेरे काम की चीज है उसे मैं स्मृति में रखूंगा, और जो मेरे काम की चीज नहीं है वो इसमें स्मृति में नहीं रखूंगा। अगर मैं किसी बुरे अनुभव से गुजरा, किसी से वार्तालाप में, या किसी से मेरा किसी भी तरह का झगड़ा हुआ, उस समय स्वाभाविक रूप से एक बुरी अनुभूति होती है मुझे, लेकिन उसे याद रखना तो मेरा चॉइस है। ऐसा नहीं है कि ये प्राकृतिक है कि मैं उसे याद ही रखूंगा। तो अगर मैं ये मान लूंगा कि प्राकृतिक है, नेचुरल है कि मैं याद रखूंगा उस चीज को, और मैं नेचुरल है कि मैं उस व्यक्ति से जिससे मेरा झगड़ा हुआ, मैं उससे हेटफुल हो जाऊंगा, अगर मैं ये मान बैठा हूं तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है, फिर मुझे हेटफुल ही जीवन जीना है। लेकिन क्या हम हेटफुल जीवन जीना चाहते हैं? क्या हम पीड़ा का समाधान नहीं चाहते? तो अगर हम पीड़ा का समाधान चाहते हैं तो हमें यह देखना होगा कि ये जो रिमेम्बरेंस है यही मुझे पीड़ा दे रही है। और ये रिमेम्बरेंस या स्मृति कई स्तर पर हो सकती है। मेरा किसी से सामान्य वाद विवाद हो सकता है जिससे मुझे कुछ अटपटा लगा, कुछ अजीब लगा, हो सकता है मैं उसे भूल जाऊं। लेकिन किसी ने मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी तो वो भूलना मेरे लिए और मुश्किल है।
किसी ने मेरे परिवार के साथ बदतमीजी कर दी, और किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया, तो वो मैं रिमेम्बरेंस से हटा ही नहीं सकता। और हम देखें तो पूरी मानव सभ्यता का कॉन्फ्लिक्ट इसी आधार पर है। मानव एक दूसरे से क्यों झगड़ते हैं? क्योंकि वो स्मृति कैरी करते हैं। मुझे याद है, मेरी स्मृति में है कि ये देश मेरा शत्रु है, इसने मेरे लोगों के साथ क्या किया था। और इसी रिमेम्बरेंस को कैरी करके हम कितने हिंसक हो गए। और हमने कभी हिंसा के जड़ को नहीं देखा, पीड़ा के जड़ को नहीं देखा। पीड़ा का जड़ है कि हम स्मृति को कैरी कर रहे हैं, जबकि ये विकल्प हमेशा मेरे पास है कि मैं उस स्मृति को त्याग सकता हूं। ये विकल्प है मेरे पास, क्योंकि ये सवाल करने की क्षमता मेरे पास है कि मैं स्मृति कैरी कर रहा हूं, तो उसको त्यागने की भी क्षमता निश्चित रूप से इस ब्रेन के पास है। लेकिन हम उसके जड़ को नहीं देखते, हम उसे प्राकृतिक मान लेते हैं। और शायद इसीलिए अहम को डिविनिटी दे दी जाती है, और हर जगह ये फिलॉसफी चल रही है कि साक्ष बनो, अहम बनो। इन चीजों में बहुत गहराई है, इन स्टेटमेंट्स में। लेकिन जब इनका बहुत ज्यादा यूज होने लगे, तो जब हम कहें कि आप साक्षी भाव में रहें, तो शायद मैं यही समझ लेता हूं कि मैं कुछ अलग है बाकी चीजों से, मेरी पीड़ा से मैं अलग है, और मैं को ही मैं स्ट्रक्चर देने लगता हूं। और फिर मुझे लगता है कि जो मैं हूं वही को ही बहुत बड़ा है, और मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि। तो जब हम, और यहां पे रोल ट्रेडिशन का भी आ जाता है। ये बातें जो वेदांतों से निकल कर आती हैं, वो बातें जो लोग कहते हैं वो एक बहुत ही डीप एक्सपीरियंस और जीवन के बहुत गहरी समझ से बोलते हैं। लेकिन जब वो रिपीटेटिव हो जाता है, जब हम उसे बार बार बोलने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो हम उसे कुछ सिली बना देते हैं। अगर मैं ये सोचता रहूं कि अब मैं साक्ष्य भाव में रहूंगा और मैं ऑब्जर्वर रहूंगा, तो मैंने खुद को वही इंपॉर्टेंस दे दी कि मैं देख रहा हूं अपने विचारों को, मैं ये सब महसूस कर रहा हूं, तो मैं अपने विचारों या जो मेरी भावनाएं है उससे कुछ अलग हूं, उससे कुछ बड़ा हूं। लेकिन ये हमने देख लिया, ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। जो हो रहा है मेरे साथ वो मैं ही हूं। तो जो पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ है वो इमेजेस से ही बना है, अलग अलग स्तर के इमेजेस। कुछ स्मृतियां सतही तौर पर हैं, कुछ स्मृतियां डीप डाउन हैं। और वो स्मृतियां जो बिल्कुल डीप डाउन हैं, वो मुझे प्राकृतिक लगती हैं, क्योंकि वो शायद धीरे धीरे मेरी बॉडी मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। कोई अगर मुझे चोट पहुंचाए शारीरिक रूप से, तो नेचुरली मैं, जब कोई मुझे चोट पहुंचाता है तो शारीरिक रूप से अपनी रक्षा करना वो मेरा नेचुरल रिएक्शन है। मुझे नहीं लगता, और इसमें कुछ गलत है ही नहीं, अगर कोई मुझे चोट पहुंचाएगा तो शारीरिक रूप से मुझे अपनी रक्षा करनी है। लेकिन उसके प्रति हेटफुल हो जाना, उसके प्रति एक हिंसा का भाव रखना और उसको कैरी करना, ये एक डीपर लेवल ऑफ मेमोरी है। और वो क्योंकि डीप लेवल ऑफ मेमोरी है, तो कहीं ना कहीं वो मेरी बॉडी मेमोरी हो जाती है कि अगर किसी ने मुझे चोट पहुंचाया है तो मैं तो उसके प्रति हेटफुल हो ही जाऊंगा। और क्योंकि मैं स्मृति के इस खेल को नहीं देख पाता, तो स्मृति के लेवल गहरे होते जाते हैं, डीपर एंड डीपर मेमोरी बनती जाती है। और यही हमारे टेंडेंसीज को निर्मित करती है। जो भी हमारे टेंडेंसीज हैं, जो जिस तरह से भी हम रिएक्ट करते हैं, वो डीप लेवल ऑफ मेमोरी, डीप लेवल ऑफ स्मृतियां से ही आ रही है। और जो पूरा मैं का स्ट्रक्चर है वो सीरीज ऑफ इमेजेस है। और वो जिस इमेज में मैं जितनी भावना इन्वेस्ट करूंगा, जितनी भावना डालूंगा, वो उतनी पुख्ता हो जाएगी। तो शायद पूरे मानव सभ्यता के क्रम में जो मानव की जो टेंडेंसी बनी है वो इसी इमेज मेकिंग प्रोसेस से, और उस इमेज मेकिंग प्रोसेस में बहुत सारी भावनाएं डाल देने से, बहुत सारी भावनाओं के मिक्सचर से बनी है। तो ये चीज मानव सभ्यता के इवोल्यूशन का हिस्सा है। इसीलिए कुछ नेचुरल टेंडेंसीज हैं हम में, और हम उसे स्थायित्व दे देते हैं। हम उसे ये समझ लेते हैं कि ये दैवीय है, ये तो ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है। नहीं, हमने उस रिमेम्बरेंस को कैरी किया है, इसीलिए हम ऐसे हुए हैं।
अब ये प्रकृति का नियम है कि शायद अगर मैं नहीं जानता मेरा पुनर्जन्म होता है तो शायद मैं पिछले जन्म की स्मृति याद नहीं रखता, लेकिन इस जन्म की स्मृति तो मुझे याद है और मैं देख सकता हूं कि कैसे मेरे जो रिएक्शंस हैं, मेरे टेंडेंसीज जो हैं, वो मेरे इस जन्म के अनुभवों से गवर्न हो रहे हैं। इस जन्म के अनुभव ये तय करते हैं कि मेरा रिएक्शन कैसा हो। तो हम बहुत ही इजी इसे एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं कि मानव तो कई जनरेशन से है। हम जानते हैं कि मेरे जनरेशन में जो मेरी समस्याएं हैं वो मेरे आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर होंगी, ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि वो स्मृति मेरे अंदर है और वही स्मृति मैं ट्रांसमिट करूंगा मेरे आने वाले जनरेशन में। विश्व के सारे देश जो भी आपस में दुश्मन हैं वो ऐसे ही तो हैं, लेकिन समस्या है कि हम इस स्मृति को कैरी करने का जो एस्पेक्ट है, जो कि मूल है, जो जड़ है, उसको नहीं पकड़ते। हम समस्या को सॉल्व कर देना चाहते हैं कि अच्छा मेरे और आपके बीच में समस्या है तो चलो हम एक दूसरे की कुछ कुछ बातें मान लें और एक दूसरे से समझौता कर लें। हम ये नहीं देखते कि उस कॉन्फ्लिक्ट का जड़ क्या है। उस कॉन्फ्लिक्ट का जड़ में वो स्मृति है जो कैरी हो रहा है। तो आज हो सकता है मैं समझौता कर लूं, लेकिन वो समझौता कितने समय टिकेगा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो समझौता हो गया था, वो 20 साल ही टिका। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया क्योंकि हम समस्या की जड़ को नहीं पकड़ते। और समस्या की जड़ ये सीरीज ऑफ इमेजेस है जिसमें हम बहुत इमोशन इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो मैं का स्ट्रक्चर पुख्ता होता जाता है। और फिर जब हम ये सोचते हैं और जब हम ये देख लेते हैं कि ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ये बहुत पीड़ा दे रहा है, तो हम जो मैं है उसको पीड़ा से अलग कर लेते हैं और फिर हम समझ लेते हैं कि मैं साक्ष्य हूं, मैं इस पीड़ा से अलग हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। और फिर ये मैं जो है एक्सपैंड होता होता पता नहीं शायद ईश्वर बन जाता है या ईश्वर को प्रोजेक्ट कर देता है। ये सारा मैं के स्ट्रक्चर का ही खेल है। तो मैं किसी भी चीज को डिनाई नहीं कर रहा जो वेदांतिक फिलॉसफी है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है जो महर्षियों जिन ऋषियों ने ये बातें कही वो हजारों साल पहले कही और वो शायद श्रुति के जरिए कही जाती थी। हर चीज लिखा नहीं जाता था। एक गुरु और एक शिष्य जब आपस में बहुत आत्मीय संबंध में हो तब इस तरह की चीजें ट्रांसमिट होती थी। तो जैसी वो है वैसी ट्रांसमिट होती थी। इसीलिए हम देखें कि वेदांत का क्या मतलब है। वेदांत का मतलब है एंडिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एंड, क्योंकि विद शब्द आता है विद्या से और उसका अंत नॉलेज का एंड। तो जब वेदांत कहते हैं कि साक्षी बनो तो वो ये नहीं कहते कि आप खुद को समस्या से अलग कर लो और उसे देखते रहो, क्योंकि आपने उस प्रोसेस में खुद को स्ट्रक्चर दे दिया है। और ये शायद सेल्फ लर्निंग का प्रोसेस है। जब मैं समस्या को खुद से अलग देखता हूं तो बहुत जरूरी है कि ये प्रोसेस तो जरूरी है। स्टार्टिंग के लिए ये प्रोसेस शायद चाहिए, तभी तो मैं देख पाऊंगा कि भावनाएं कैसे काम कर रही हैं। लेकिन फिर मैं अगर ट्रेडिशन को, अपने वेदांत को मिस इंटरप्रेट कर लूं कि मैं कुछ और हूं, तब वहां समस्या खड़ी हो जाती है। तो वेदांत एंडिंग ऑफ नॉलेज इसीलिए है क्योंकि वो शुरुआत करता है सेल्फ इंक्वायरी से, खुद के बारे में जानने से। और फिर जब उसका अंत होता है तो वो क्या है कि मैं जो हूं वो वही है जिसे वो देख रहा है, कोई फर्क नहीं है। इसीलिए हम उसे कह रहे हैं ज्ञान का अंत या मैं का अंत। तो साक्ष्य भाव का मतलब मैं को विस्तार देना नहीं, साक्ष्य के ट्रूथ को जानना है कि साक्ष्य और साक्षी या जो साक्षी है और जिस चीज का वो साक्ष्य है, जिस चीज को वो अनुभव कर रहा है, दोनों एक ही हैं। दोनों इमेज मेकिंग का प्रोसेस है। दोस्तों, उम्मीद है ये चर्चा पसंद आई होगी। हम इसी तरह की चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।